नमस्कार साथियों, मैं तनुज सिंह आपका अपने YouTube चैनल फार्मा कोड पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये सेशन होने वाला है ये AKTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसके प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने जो सेक्शन 1 होता है, सेक्शन ए, उसके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उसको हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम लोग सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, जो कि 10 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करना होता है। मैंने यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप उसे वहाँ पर एग्ज़ाम में लिखना, ठीक, अगर ये आता है। बाकी मैंने तीनों के सोल्यूशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग समय को ना वेस्ट करते हुए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए उनको हाईलाइट कर दिया है जो हमारे क्वेश्चंस हैं। ये हमारा सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिक्स का है, ठीक है, थ्योरी। इसका कोड जो है BP103T है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ नोट ऑन फार्मेसी एज अ कैरियर। वैसे अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये तो मुझे लगता है कि सबसे इजी क्वेश्चन है जो कि हर बच्चा लिख सकता है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़ा ठीक है, वो मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ जल्दी जल्दी। एक मिनट। तो सबसे पहले यहाँ मैंने डिफिनेशंस लिखी हुई है कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी जो आप सब जानते हैं कि ब्रांच होती है एक साइंस की, डील्स करती है किसे प्रिपेयर, कैसे हम लोग किसी दवा को बनाते हैं, कंपाउंड करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको बनाते हैं, मिक्स करते हैं आपस में, फिर उसको डिस्पेंस करते हैं, ठीक है। और मरीज को ये भी बताते हैं कि कैसे इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना है, ठीक है, ड्रग का, ठीक, कैसे आपको लेना है, क्या करना है, किस टाइम पे खाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यही फार्मेसी है। अब हमारे स्कोप या अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर क्या क्या हो सकती हैं कि B.Pharm या फिर D.Pharm या M.Pharm करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस किस जगह पे जा सकते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा है कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है, जैसा आप सब ने देखा होगा, जैसे आजकल बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ आ गई हैं हमारे, जैसे कि टाटा 1mg हुआ और दवा इंडिया हुआ, जेनरिक मेडिसिन हुई, इस टाइप के बहुत सारे। तो उसको हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। तो उसमें रिटेल फार्मेसी पे हम वर्क करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसको मेडिसिनल यूज बनाते हैं। ये एक हो गया, ठीक, स्कोप। दूसरा हमारा हो गया हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डॉक्टर के साथ काम कर सकते हैं, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन आता है उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और जो पेशेंट्स है उसको कैसे दवा लेनी है, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स, यूज़, सारी चीज़ें बताते हैं। अगर डॉक्टर ने गलती से, ऐसा हालांकि जल्दी होता नहीं है, अगर कैसे कोई भी ऐसी ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी है जो दो ड्रग्स हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो फिर हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके मरीज को उसको समझा देते हैं कि आपको इस ड्रग को इस टाइम पे ऐसे लेनी है या फिर नहीं लेनी है, जो भी है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर मैं उसको समझाते हैं, ठीक है। हमने 2 स्कोप बता दिए, एक कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल फार्मेसी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उन सब में भी काम कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। तीसरा जो है हमारा वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है। अब हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या होता है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में मेनली मैं आपको बताता हूँ सिंपल से, उसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं। एक हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें जितने भी हमारे डोजेस फॉर्म है, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, जितनी भी हैं, वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट होता है पैकेजिंग का, जो भी, क्योंकि हम लोग जो भी फॉर्मुलेशंस बनाएंगे वो किसी में पैक भी तो होगी,
जैसे कार्टन्स हो गया, प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, इन सब चार्ज मतलब वो हमारे ड्रग की जो दवाएं हैं उसको पैक करते हैं, वहाँ पर उस डिपार्टमेंट का काम होता है पैक करना, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मेसी कर रखे, ऐसा तो है नहीं हम लोग खुद पैक करेंगे, जो होंगे वहाँ पर वर्कर्स होंगे वो पैक करते हैं। हमारा काम क्या होता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे पैकेजिंग। मैन्युफैक्चरिंग में है तो एक बीएमआर होता है, उसको फिल करना है उस डॉक्यूमेंट्स को, ठीक। अगर आप पैकेजिंग में है तो आपको बीबीआर करना होता है। और क्वालिटी कंट्रोल इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जितनी भी जैसे ड्रग टेस्टिंग हो गई, जैसे अगर टैबलेट बनी तो उसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, उसकी हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन टेस्ट, HPLC, उसका SC, वो सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल वाले करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट को फिल करके प्रिपेयर करते हैं पूरा, ठीक है, उसका पूरा डेटा। और क्वालिटी एश्योरेंस क्या काम करता है, वो क्वालिटी को एश्योर करता है, जो भी मार्केट में प्रोडक्ट जा रहा है उस पर MRP वो कैसे बना हुआ है। क्वालिटी एश्योरेंस जो पर्सन होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में QA बोलते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट में होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, पैकेजिंग में हो गया, इन सारे डिपार्टमेंट्स होता है। वो साथ साथ सारी चीज़ों को वेरीफाई करता रहता है कि जो भी SOPs हैं वो फॉलो हो रही हैं या नहीं, ठीक है। तो हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी जा सकते हैं, वर्क एज अ केमिस्ट, वहाँ पर उसको जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी पर्सन होता है उसको हम लोग केमिस्ट बोलते हैं। तो एज अ केमिस्ट हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा, जैसे हमारा फार्मा मार्केटिंग है। फार्मा मार्केटिंग में आपने जनरली देखा होगा बहुत ही अच्छा स्कोप है फार्मा मार्केटिंग, जिसको MR बोलते हैं हम लोग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग कंपनीज जो भी जिस कंपनी में हम होते हैं उसमें डॉक्टर्स को अपना अपना प्रोडक्ट या ब्रांड को दिखाते हैं कि सर ये मेडिसिन न्यू आई है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है, ये ऐसे काम करती है, ठीक है। और पुरानी जो ड्रग्स थी उसका ये साइड इफेक्ट था, इसलिए हम लोगों ने ये न्यू ड्रग आई है, ठीक है। ये सब हम उनको बताते हैं, फिर वो उसी से क्या होता है वो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। और उसके बाद और क्या काम करते हैं, जैसे कि RCPA करना। हम लोग केमिस्ट के में से जो वो हैं, जैसे मेडिकल स्टोर के जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके पास भी जाते हैं, उनको भी अपना ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आए हुए हैं। और साथ में हम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और अपना ड्रग को जो भी है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया, फार्मा मार्केटिंग हो गया। अब एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स। इसमें रेगुलेटरी अफेयर्स में हम क्या करते हैं, जो हमें फार्मा ग्रेजुएट्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा वाले हैं, जो भी वो क्या करते हैं, ये सब मेनली जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स है, मेनली इसमें B.Pharm या M.Pharm के ही स्टूडेंट्स ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कंपनियां हायर करती हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ भी रखती हैं, और कुछ कंपनियां उनको अलग से रेगुलेटरी अफेयर्स के पर्सन को हायर करके रखती हुई हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है, उनका मेनली काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का। जैसे कोई अगर न्यू ड्रग आई हुई है तो उसके लिए या फिर अप्रूवल लेना है तो उसके लिए IND फॉर्म भरना, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म, NDA फॉर्म भरना। और जो जैसे हमारे रेगुलेटरी बॉडी हैं, SEDISCO हुआ, FDA है, उन सब के लिए अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके उनको सबमिट करना। जैसे आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो अगर आप उसके रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट पे हैं तो जब भी कोई बॉडी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी कि इस प्रोडक्ट का क्या है, कि क्या इसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है, ये कब बनी थी, एक्सपायरी क्या है, किस प्रोसीजर से बन रही है, इसकी सारे भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कहाँ इसको अप्रूवल लिया, कैसे, जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी मांगती है तो रेगुलेटरी अफेयर्स का पर्सन, जैसे हम लोग जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो क्या करते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके उन रेगुलेटरी बॉडीज़ को भेजती हैं। यही काम हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स का होता है, ठीक है। जनरली इसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन का ही काम होता है। फिर हमारा क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग न्यू ड्रग की डिस्कवरी करते हैं, उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। अगर कोई न्यू ड्रग बनाया जा रहा है और पुरानी ड्रग्स हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ भी करते हैं कि जो हमने न्यू ड्रग बनाई उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है और जो पुरानी है, भाई तभी तो हम लोग उसकी फ़ायदा होगा। अगर बायोअवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा रहेगी तो फिर वो हमको कैसे डिजायर इफेक्ट देगी थेरेपेटिक। इसलिए
इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में न्यू ड्रग का फॉर्मुलेशंस बनती हैं और उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग टीचिंग में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में, जैसे लेक्चरर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, और कॉलेजेस में डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, पढ़ा सकते हैं, ये सारी भी ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च। अब क्लिनिकल रिसर्च जैसे फार्माकोलॉजिस्ट हो गए, जिसमें एमफॉर्म, ठीक है, एमफॉर्म फार्माकोलॉजी से किया होता है, वो सब पर्सन क्लिनिकल रिसर्च में जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट्स है, कैंसर पेशेंट्स है, जैसे जो ड्रग रेयर डिजीज़ हैं, उन सब के ट्रीटमेंट्स के लिए न्यू ड्रग का डिस्कवरी किया जाता है और उसके वॉलंटियर्स पे टेस्टिंग की जाती है। अगर वो सक्सेस हो जाती है तो फिर उसके बाद उसका अप्रूवल लिया जाता है और उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और क्लिनिकल रिसर्च के अलावा हम लोग फार्माकोविजिलेंस। अब फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, इसमें हम लोग जैसे जब हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स के 4 फेजेस होते हैं, ठीक है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फेज फोर्थ जो होता है, जो पोस्ट मार्केट सर्विलांस होता है, जब हमारी ड्रग मार्केट में चली जाती है तो क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज एक हायर्स करती हैं फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, बंदों को, ताकि वो क्या कर सकें, वो मॉनिटरिंग कर सकें। जैसे किसी पेशेंट ने कोई दवा ली और उसका साइड इफेक्ट आया, तो वो क्या करता है, वो अपना एक पर्सन्स को, इनको जो फार्माकोविजिलेंस में जो पर्सन रहते हैं, या फिर जो ग्रेजुएट्स रहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स रहते हैं, वो उनको अपना ये बताती है कि मैंने ये ड्रग लिया, उससे ये साइड इफेक्ट्स आए, तो वो उसको एक नोट डाउन करते हैं, उसको पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और फिर कंपनी को सेंड करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फिर कंपनी उसको देखती है और सारे डॉक्यूमेंट्स को देखती है, अगर ड्रग को वापस लेना होता है मार्केट से रिकॉल कर लेती है, नहीं तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देती है, या फिर ये पेशेंट्स को ये मतलब मैसेज भेजती है कि ऐसा 100 में से केवल एक ही पेशेंट्स में देखा गया। ठीक है, तो जनरली इनका क्या होता है, मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग का। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, इंडस्ट्रीज़ में हो गया, टीचिंग एकेडमिक्स में हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में हो गया, क्लिनिकल रिसर्च में हो गया, फार्माकोविजिलेंस में हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स में। इतने सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर हम लोग फार्मेसी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो था क्या, सेकंड क्वेश्चन हमारा था डिस्क्राइब सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स। ठीक है, वो कह रहा है कि जितनी भी सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स हैं उसको कौन कौन सी हैं, जो भी, एक्चुअली ऐसा समझिए सिंपल सा कि जैसे कोई चीज़ घुल नहीं रही है किसी भी चीज़ में, ठीक है, जैसे हम लोग कोई ड्रग बना रहे हैं और किसी सॉल्वेंट में इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, या तो वो एकदम से नहीं घुल रही है या तो थोड़ा बहुत घुल रही है, लेकिन अगर जब वो डिज़ोल्व ही नहीं होगी तो या तो ना तो हम अपनी फॉर्मुलेशन बना पाएंगे, ना तो वो जा कर के अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम फॉर्मुलेशन ही नहीं बना पाएंगे, तो बाकी बात की बातें हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हमारे अपने कोई भी चीज़ जो है वो घुल नहीं रही है। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का घुलना, वो घुल नहीं रही है, उसको कैसे ऐसा कुछ किया जाए, ऐसी कुछ टेक्निक्स होती है या जुगाड़ लगाया जाए ताकि वो चीज़ डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर यही कह रहा है कि डिस्क्राइब सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक, जितनी भी टेक्निक्स हैं आप उसको पूरा डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स इम्प्रूव वेल पुअरली सॉल्वेबल ड्रग्स डिसॉल्व। जो भी पुअरली सॉल्वेबल ड्रग्स हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रही हैं, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब ये 2-3 तरह की होती हैं, एक होता है फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, दूसरी होती हैं केमिकल, और कुछ नॉवेल या फिर अदर टेक्निक्स हैं। नॉवेल का मतलब होता है न्यूली डिस्कवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स देख लेते हैं। उसमें पहला क्या है, फर्स्ट होता है फिजिकल का मतलब क्या होता है, जैसे उसका शेप हुआ, साइज हुआ, उन सबको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, जो जैसे साइज है मतलब साइज छोटा है, बड़ा है, शेप है मतलब इरेगुलर शेप का है या फिर प्रॉपर शेप है कोई, ठीक है, उन सब में मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसको फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। अब जैसे इसमें पहला है पार्टिकल साइज रिडक्शन। अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो उसको हम लोग स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको चेंज कर लेते हैं, जिससे उसका क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। जब लार्जर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जिस भी चीज़ सॉल्वेंट में
किसी चीज़ में जो घोल रहे हैं तो वो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा और उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, आप एक सिंपल से ऐसे एक मतलब एग्जांपल समझिए, अगर कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, जब उसे हम लोग अगर उसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, अगर फिर जैसे मान लीजिए एक नमक का बड़ा टुकड़ा है, अगर वैसे हम लोग पानी में डालेंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन जब उसे हम क्रश करके पीस लेंगे, आपने इसको अक्सर देखा होगा कि अगर हम लोग शुगर लेते हैं उसको डायरेक्ट डालते हैं तो वो उतनी ईजिली नहीं डिजॉल्व होती, मगर अगर हम उसको फाइन पार्टिकल्स में चेंज कर लेते हैं या उसे पीस लेते हैं, ऐसा समझिए, फिर उसे पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ईजिली डिजॉल्व हो जाती है। तो वही है यहाँ पर पहला टेक्निक्स क्या है फिजिकल मॉडिफिकेशन में, पार्टिकल साइज रिडक्शन। हम पार्टिकल जो है बड़े पार्टिकल साइज है उसको छोटा कर लेंगे तो वो ईजिली डिजॉल्व हो जाएगी। सेकेंड है क्रिस्टल हैबिटेट मॉडिफिकेशन। जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे बहुत सारी, जैसे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कोई भी साल्ट्स है या फिर वो कई फॉर्म में होते हैं, जैसे एमॉर्फस हो गया और एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो जो हमारा एमॉर्फस फॉर्म होता है वो ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए कोई भी अगर साल्ट है तो हम उसके एमॉर्फस फॉर्म में चेंज कर लेंगे पहले, फिर उसे डिजॉल्व करेंगे तो बेटर सॉल्बिलिटी देगा, ठीक है। या तो हम उसके ढेर सारे पॉलीमार्फ बना लेते हैं। पॉलीमार्फ होता है जैसे कि कोई भी चीज़ है वो कई स्टेट में, जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड है उसका हमने सॉलिड बना लिया, उसको हमने गैस में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह इसको बोलते हैं क्रिस्टल हैबिटेट मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसको पॉलीमार्फ बोलते हैं कि वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉलीमार्फ बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड टेक्निक क्या है, हम लोग क्रिस्टल हैबिटेट में इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उसको क्या करते हैं, पॉलीमार्फ में इसके चेंजेस कर लेते हैं ताकि उससे वो बेटर सॉल्वल हो सके, ठीक है। फिर पहला हो गया पार्टिकल साइज रिडक्शन, दूसरा क्रिस्टल हैबिटेट मॉडिफिकेशन, तीसरा है सॉलिड डिस्पर्जन सोल्यूशन। हम क्या करते हैं, जो भी ड्रग सब्सटेंस है उसको किसी सॉलिड में डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको किसी सॉलिड सोल्यूशन में कैरियर बनाते हैं ताकि वो उससे बाइंड हो जाए और फिर उसको डिसॉल्व कर ले, उससे भी सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हमारा है क्रायोजेनिक टेक्निक्स। अब क्रायोजेनिक टेक्निक्स में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को रैपिडली एकदम ठंडा करते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गई जो होती है हमारी, उससे उसको एकदम उसका टेम्परेचर जो है माइनस में ले जाते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाता है, फिर उसको डिजॉल्व करते हैं तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाती है। उस टेक्निक को हम लोग क्रायोजेनिक टेक्निक बोलते हैं। फिर अब हमने यहाँ पर फिजिकल मॉडिफिकेशन में 3-4 देख लिया, क्रायोजेनिक टेक्निक देख ली, पॉलीमार्फ देख लिया, क्रिस्टल हैबिटेट देख लिया और पार्टिकल साइज रिडक्शन देख लिया। ये सारे जो भी थे ये फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स थी। अब हमारी जो मैंने आपको बताया था सेकंड टेक्निक जो होती है केमिकल मॉडिफिकेशन, कि उसके रसायन में क्या चेंज करेंगे ताकि वो कोई भी सब्सटेंस इजीली सॉल्वल हो जाए। तो इसमें सबसे पहला हमारा है पीएच एडजस्टमेंट, कि हम लोग पीएच, किसी भी सब्सटेंस का पीएच एडजस्ट करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ अगर एसिड में सॉल्वल होती है, एसिड सॉल्वल है तो वो एसिड में सॉल्वलाइज होगी, ठीक। अगर वो बेसिक मीडियम में सॉल्वलाइज होती है तो वो बेसिक में होगी, ठीक है, इजीली सॉल्वल होगी। तो अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस एसिड में सॉल्वल हो रहा है मगर उसका पीएच जिस सोल्यूशन में हम डाल रहे हैं उसका पीएच बेसिक है, तो वो तो डिजॉल्व ही नहीं होगी, घुलेगी ही नहीं वो चीज़। तो हम क्या करते हैं, पहले उस सब्सटेंस को, जो भी सॉल्वेंट है उसको पहले हम लोग एसिडिक बनाएंगे, तब वो ईजिली जाके वो प्रोडक्ट जो भी सब्सटेंस है वो जब डालेंगे उसमें, क्योंकि इन्वायरमेंट अब एसिडिक हो चुका है तो वो ईजिली एसिड मीडियम में डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका नेचर है वो एसिड में डिजॉल्व हो जाए, ठीक। अगर बेसिक कोई चीज़ है तो हम लोग सॉल्वेंट का नेचर बेसिक करेंगे तब वो डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हमारा पीएच एडजस्टमेंट हो गया केमिकल मॉडिफिकेशन में, ठीक। फिर सॉल्ट फॉर्मेशन, अगर हम लोग किसी भी कोई भी ड्रग है उसके साल्ट्स बना लेंगे तो भी वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोराइड एसिड का साल्ट्स बना लेंगे तो वो ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर है कोसॉल्वेंसी। अब कोसॉल्वेंसी क्या, कौन सी टेक्निक है, कोसॉल्वेंसी में क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ठीक है, हमने उसको पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अब वो नहीं डिजॉल्व हो रहा है, तो कोसॉल्वेंसी में क्या करते हैं, कोसॉल्वेंसी का मतलब है कोई सहायक सॉल्वेंट, कोसॉल्वेंटी उसी से टर्म लिया गया है, मतलब कोई सहायक, कोई एक चीज़ और उसमें मिला दी जाए जो उसको डिजॉल्व करने में हेल्प करे। जैसे हम लोग किसी चीज़ को पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा एथेनॉल डाल दिया
पानी में से मतलब डिजॉल्व तो हो रहा था लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा। तो हमने उसमें क्या किया, स्लाइटली सॉल्युबल या स्प्रेंगली सॉल्युबल आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, अगर वो पूरा नहीं घुल रहा है तो हम लोग ने मान लीजिए थोड़ा सा उसमें इथेनॉल डाल दिया तो वो प्रॉपर बढ़िया से डिजॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए जैसे इथेनॉल नहीं, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे प्रोपेनाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया, ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हमने उसमें मिला दिया तो भी वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। उसी को बोलते हैं कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी टेक्निक में सिंपल सा हम ये समझते हैं कि अगर हमको सॉल्वेंसी मतलब सॉल्बिलिटी बढ़ानी है तो हम उसमें कोई एक एक्स्ट्रा सहायक सॉल्वेंट डाल देंगे। जैसे वो पानी में घोल रहे हैं तो क्योंकि एथेनॉल और वाटर दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं तो हमने उसमें मान लीजिए थोड़ा सा एथेनॉल भी मिला दिया पानी में, तो अब जो सब्सटेंस हम लोग घोल रहे थे खाली पानी में वो एथेनॉल आ गया, तो क्या हुआ, दोनों मिल करके पानी और एथेनॉल अच्छे से उस सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लें। इसी को हम लोग बोलते हैं कोसॉल्वेंसी। कोई सहायक सॉल्वेंट डाल दिया गया जिससे सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब फिर क्या है, फिर एक टेक्निक है केमिकल में कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है, एक मिनट, कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है। जैसे बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं वो नॉर्मली वैसे डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उसमें चिलेटिंग कंपाउंड्स डालते हैं तो वो ईजिली अपना क्या करते हैं। चिलेटिंग कंपाउंड्स की क्या नेचर होता है, चिलेटिंग कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं किसी भी मेटल से या फिर कोई किसी भी सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब वो सब्सटेंस जो है वैसे सिंपल नहीं, सिंपली अगर नहीं डिजॉल्व होता है तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स बना के वो क्या करता है, उस सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग चिलेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं और उस टेक्निक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे साइक्लोडेक्सट्रिन का जब हम लोग यूज करते हैं तो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है और सब्सटेंस को ईजिली डिजॉल्व होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोट्रॉपी। इस हाइड्रोट्रॉपी में क्या करते हैं, हम सॉल्बिलिटी इंक्रीज करने के लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें हाइड्रोट्रॉपी आप सिंपल सा हाइड्रो से वर्ड से ही समझ रहे होंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का ऐड करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट हो जाए और वो डिजॉल्व हो जाए इजली। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, एक मिनट कलर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, नोवेल या अदर टेक्निक्स मैंने आपको बताया था, नोवेल या अदर टेक्निक्स, ठीक है। अब मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई सॉल्बिलिटी एनहेंसमेंट में, फिजिकल मॉडिफिकेशन और केमिकल मॉडिफिकेशन से। फिजिकल में मैंने आपको पार्टिकल साइज रिडक्शन बता दिया, क्रिस्टल फॉर्मेशन बताया था, ठीक है, और ऐसे सॉलिड डिस्पर्जन बताया। फिर मैंने आपको केमिकल में पीएच एडजस्टमेंट बताया, ठीक है, पीएच बताया, साल्ट फॉर्मेशन बताया, कोसॉल्वेंसी बताई, कॉम्प्लेक्सेशन बताया, हाइड्रोट्रॉपी बताई, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको केमिकल मॉडिफिकेशंस में बता दी। अब जो है हमारा नोवेल, मैंने आपको बताया था कोई न्यू टेक्निक्स जो होती हैं या फिर अदर टेक्निक्स, इन सब में मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। नोवेल का मतलब होता है कोई नई टेक्निक, ठीक। एक मिनट मैं यहाँ मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, नोवेल या अदर टेक्निक्स, ठीक है। एक मिनट, अब नोवेल अदर टेक्निक्स में क्या करते हैं, या तो हम लोग सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्फेक्टेंट्स का जनरली क्या काम होता है, जब भी हम लोग जैसे मान लीजिए ऑयल और वाटर को जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इमल्सन बना रहे हैं, तो वो ईजिली मिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो क्या हम करते हैं, किसी ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो कि उसके बीच का जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है, इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देता है और दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं वही काम करते हैं। सर्फेक्टेंट्स आप सिंपल सा समझिए, जो सर्फ होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो लोग वेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जब हम लोग सर्फेक्टेंट मिला देते हैं तो मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इससे स्टेबल जो हमारा इमल्सन होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट्स मिलाने से भी हमारी सॉल्बिलिटी इनहेंस होती है, ठीक है। ये जनरली सर्फेक्टेंट्स का ज़्यादातर यूज इमल्सन्स में किया जाता है, ठीक है। सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, जैसे इमल्सीफायर का भी काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड टेक्निक है जो नोवेल में है, वो है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्निक, ठीक। इसमें क्या करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, जो भी CO2 को लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग CO2 का यूज़ करते हैं
और जो भी फ्लूइड है उसको क्या करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, CO2 का यूज़ करके उसकी सॉल्बिलिटी को इन्हेंस करते हैं और उसको जो भी सब्सटेंस है उसको रिक्रिस्टलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जैसे CO2 का यूज़ कर रहे हैं सॉल्बिलिटी इन्हेंसमेंट के लिए, उसी को हम लोग SCF मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फिर एक और टेक्नोलॉजी है लिक्विड सॉलिड टेक्नोलॉजी। लिक्विड सॉलिड टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, जो भी हमारा लिक्विड है या फिर कोई स्लरी है, स्लरी का मतलब होता है थोड़ा कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है लिक्विड का। ठीक है, उसको स्लरी बोलते हैं। तो उसमें लिक्विड को क्या करते हैं हम लोग, उसको एक तरह से फ्रीज करके ड्राइड पाउडर में चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने इंजेक्शंस देखे होंगे, जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स के जो इंजेक्शन आते हैं वो ड्राई पाउडर फॉर्म में आते हैं, हम उसको फ्रीज ड्राइड मेथड से बना लेते हैं। और फ्रीज ड्राइड मेथड क्यों यूज की जाती है, फ्रीज ड्राइड मेथड इसीलिए यूज की जाती है ताकि जो लिक्विड पार्ट वो होता है उसको ड्राई पाउडर्स में चेंज किया। अब ड्राई पाउडर्स में जब वो बन जाता है तो उसके साथ एक WFI वाटर होता है। उस ड्राई पाउडर, एंटीबायोटिक्स का जो ड्राई पाउडर आता है उसमें उसको लेते हैं और साथ में एक पानी रहता है, उसको दोनों को मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से वो डिजॉल्व हो जाता है। तो वहीं पर आपको लिक्विड सॉलिड टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा पॉलीमर बेस्ड सिस्टम। पॉलीमर बेस्ड सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, पॉलीमर्स का यूज करते हैं अगर सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको नोवेल टेक्निक्स में क्या क्या है, सरफेक्टेंट्स का यूज कर लिया, सुपर क्रिटिकल फूड बनाया, रिक्रिस्टलाइज किया, किसका यूज करके, CO2 का। और लिक्विड सॉलिड टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी लिक्विड है उसको हम लोगों ने ड्राई पाउडर में चेंज कर लिया, तब भी उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। पॉलीमर बेस्ड सिस्टम, हमने किसी पॉलीमर का यूज किया जिससे सॉल्बिलिटी इनहेंस हुई। जनरली पॉलीमर बेस्ड सिस्टम का यूज जेल वाले, जैसे जेल वाला कोई डोजेस फॉर्म बनाते हैं तब यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था डिस्क्राइब सॉल्बिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक्स सारी कंप्लीट हुई। एक बार मैं आपको जल्दी से सारी टेक्निक्स बता देता हूँ। सॉल्बिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक्स में हम लोगों ने पहला फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक देखा, इसमें पार्टिकल साइज रिडक्शन, क्रिस्टल हैबिटेट मॉडिफिकेशन, सॉलिड डिस्पर्जन देख लिया, क्रायोजेनिक टेक्निक्स देख ली। ठीक है, जिसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल में देखा, pH का एडजस्टमेंट हो गया, साल्ट फॉर्मेशन कर लिया, कोसॉल्वेंसी कर ली, कॉम्प्लेक्स बना लिया और हाइड्रोट्रॉफी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर नोवेल टेक्निक्स में देखा क्या क्या, सर्फेक्टेंट का यूज़ किया, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, लिक्विड सॉलिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और पॉलीमर बेस्ड सिस्टम। इतनी सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम लोग कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी हम लोग फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उसमें वो सॉल्वेंट में अगर कोई पाउडर या फिर कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व कर रहे हैं, अगर वो नहीं डिजॉल्व हो रहा है तो हम इन सारी टेक्निक्स का यूज करके सॉल्बिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रीम्स। तो यहाँ पर जो मेथड लिखा है वो जनरल मेथड मैंने लिखा है। ठीक है, बाकी क्रीम्स कई टाइप्स की होती हैं तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे वैनिशिंग क्रीम हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया। ठीक है, ये कई टाइप्स की क्रीम्स होती हैं तो मेथड सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वो मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ जनरल मेथड बना लिखा हुआ है कि क्रीम्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं कि कैसे कैसे क्रीम्स को बनाया जाता है। यहाँ पर इसीलिए मैंने मेंशन किया हुआ जनरल क्रीम प्रिपरेशन स्टेप्स। ठीक, जनरली कैसे बनाते हैं, तो इसमें पहला स्टेप है प्रिपेयर द फेज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फेज को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जब हम क्रीम बना लेते हैं तो ये क्रीम क्या होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें दो फेज होते हैं, एक ऑयल सॉल्युबल फेज होता है और एक एक्वस फेज होता है। ऑयल सॉल्युबल फेज मतलब जो तेल जैसी, तेल वाली चीज़ों में, तेल, ऑयल का मतलब समझिए सिंपल सा तेल, जो तेल में घुलता है उसको हम लोग ऑयल सॉल्युबल फेज बोलते हैं। और दूसरा जो एक्वस फेज होता है मतलब वो पानी में घुलता है। ठीक है, वो वाटर लविंग होता है। और जो ऑयल फेज होता है वो ऑयल लविंग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्रीम बनाने से पहले दोनों फेजों को बनाते हैं, ऑयल फेज और एक्वस फेज। ठीक, तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर फर्स्ट फेज है जो लिखा हुआ है प्रिपेयर द फेज। पहले जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब उसको वे कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये
इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये ऑयल में डिजॉल्व होंगे, तेल में, और ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो सब्सटेंस है मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो वाटर में। तो ऑयल और वाटर वाले दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक, एक साइड ऑयल वाले फेज रख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स और एक साइड वाटर सॉल्युबल। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ऑयल फेज बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ऑयल में सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको क्या करते हैं, उसमें ऑयल में डिस्पर्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मिनरल ऑयल है उसमें पूरा डिस्पर्स कर लेंगे। ठीक है, अगर जैसे कार्बोवैक्स है, बीजवैक्स है, अगर ये लोग सॉलिड सब्सटेंस हैं, अगर कोई इंग्रेडिएंट्स है और वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, पहले उसको मिलाते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग हीट कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से प्रॉपर हीट होकर के डिजॉल्व हो जाए और प्रॉपर एक हमारा ऑयल फेज जो हो जाए वो तैयार हो जाए। फिर हमारा सेकंड है एक्वस फेज। ठीक है, एक्वस फेज मैंने आपको बताया था, एक्वस फेज का क्या मतलब होता है, पानी वाला फेज, वाटर फेज। ठीक, अब हम लोगों ने क्योंकि पाउडर्स को या फिर जब क्रीम बना रहे थे तो हम लोगों ने दो फेज अलग अलग किया था, दो फेज का इंग्रेडिएंट्स, पहला एक ऑयल फेज का सारा सामान एक तरफ कर लिया था और एक वाटर फेज का जो भी सारा सामान इंग्रेडिएंट्स था उसको अलग कर लिया था। तो सबसे पहले हमने ऑयल फेज बनाया, जितने भी ऑयल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स थे उनको ऑयल में डिजॉल्व, मतलब कार्बोवैक्स, बीजवैक्स, जो भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं उसमें हम लोगों ने डिजॉल्व किया। अगर वो नहीं डिजॉल्व हो रहे थे तो हम लोगों ने उसको हल्का सा हीट कर दिया। ठीक है, हीट करके पूरा अच्छे से उसको ऑयल फेज तैयार कर लिया। सेकंड फेज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्वस फेज बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस या इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेते हैं और उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, उसमें थिकनर और स्टेबलाइजर भी डाल देते हैं साथ ही में। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। दोनों फेज हमारे तैयार हो गए, एक ऑयल फेज हो गया और एक एक्वस फेज हो गया। ठीक है, अगर एक्वस फेज में कोई चीज़ नहीं डिजॉल्व हो रही है तो उसको डिजॉल्व कर लेते हैं हीटिंग करके, नहीं तो हम लोग ग्लास रॉड की मदद से उसको एक्वस फेज में जो भी सॉल्युबल पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको डिजॉल्व कर लेते हैं। जनरली ग्लास रॉड से डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑयल फेज में ही थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए उसको मेल्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे दोनों फेज बन गए, एक हमारा एक्वस फेज बन गया और एक हमारा ऑयल फेज बन गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा फॉर्म द इमल्सन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों फेज लेंगे। ठीक है, ऑयल फेज को थोड़ा रख देंगे, हल्का थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद एक्वस और ऑयल फेज फॉर्म, फिर मैंने आपको बताया ना फॉर्म द, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्म द इमल्सन। दोनों फेजों को क्या करते हैं, दोनों फेजों को लेते हैं, ऑयल फेज में आप एक्वस फेज मिला दीजिए या फिर आप एक्वस में ऑयल फेज मिला दीजिए। दोनों फेज में से किसी एक फेज को एक में मिलाना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग में एक्वस फेज में ऑयल फेज को मिला लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक्वस में पानी में किसी ऑयल फेज को मिला रहे हैं तो ईजिली तो डिजॉल्व होगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग उसको विग्रस एजिटेशन करते हैं। विग्रस एजिटेशन का मतलब है उसको जोर जोर से घुमाते हैं। ठीक है, हम लोग स्पैचुला की मदद से, स्पैचुला कह रहा हूँ, सॉरी स्पैचुला नहीं, ग्लास रॉड की मदद से उसको विग्रस एजिटेट करते हैं। अगर उस स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक स्टीरर्स आते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं ताकि दोनों फेज जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो उसका खूब अच्छे से विग्रस एजिटेट जो जोर से उसको मिक्स करते हैं तो दोनों फेज क्या होते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा लास्ट फेज स्टेप क्या होता है, होमोजेनाइज। ठीक है, अगर दोनों फेज अच्छे से नहीं मिक्स हुए होते हैं तो उसको तब तक मिक्स करते रहते हैं। होमोजेनाइज लास्ट फेज जो हमारा था, होमोजेनाइज में क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से तब तक उसको मिक्स करते रहते हैं जब तक वो यूनिफॉर्म, मतलब बराबर ऑयल और एक्वस फेज अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए और जो उसका टेक्सचर है उसको मतलब थोड़ा सा बाहर निकाल करके बटर पेपर पे देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने क्रीम बनाई है वो स्मूथ है कि नहीं, इसमें टेक्सचर कोई इसमें ग्रिटी पार्टिकल तो नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। तो मैं सिंपल सा आप समझिए कि क्रीम बनाने में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स लेते हैं क्रीम के, सबको वे कर लेते हैं कौन कितनी क्वांटिटी में डलेगा। ठीक है, उसके बाद ऑयल फेज जो देखते हैं कि ऑयल सॉल्युबल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अलग कर लेते हैं, जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल सा दो फेज बनाते हैं, एक पहला ऑयल फेज बना लेते हैं। ऑयल फेज बनाने के लिए जितने भी ऑयल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ऑयल में डिसॉल्व कर ले, मतलब ऑयल सब्सटेंस जैसे कार्बोवैक्स, बीजवैक्स ये सब होते हैं। ठीक है, उसमें तेल हमको नहीं मिलाना होता है, मतलब
वो अलग अलग प्रिपरेशन अलग क्रीम के लिए हो सकता है, ऑयल का यूज़ करते हो, लेकिन वैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कार्बोवैक्स बीजवैक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो और इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑयल में सॉल्युबल हैं उसको ऑयल में सॉल्युबल कर लेते हैं। दूसरा जो एक्वस फेज है उसमें एक्वस फेज बनाने उसमें वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे दोनों फेज बन जाता है। फिर क्या करते हैं, एक्वस फेज में ऑयल फेज को मिला देते हैं। फिर उसके बाद उसको ज़ोर से मिक्स करते हैं अच्छे से। ठीक है, खूब अच्छे से खूब ज़ोर से मिक्स करते हैं थोड़ी टाइम के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में देखते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गया है कि नहीं। ठीक है, तो उसको तब तक मिक्स करते हैं जब तक कि हमारा क्रीम यूनिफॉर्म और स्मूथ नहीं बन जाता। ठीक, यही सारे स्टेप्स हैं, ऐसे बहुत बहुत इसमें कुछ टफ नहीं है। इसमें 2 फेज बनाना है, ऑयल फेज एक्वस फेज, फिर उसके बाद फॉर्म इमल्सन फॉर्म कर लेना है। दोनों फेज में से ऑयल फेज को एक्वस फेज में मिला लेना है। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर आ जाए। ठीक है, उसमें कोई भी मतलब ग्रिटी पार्टिकल्स या फिर कोई भी कुछ ऐसा महसूस ना हो कि इसमें कुछ दरदरा सा महसूस हो रहा है। ठीक है, अच्छे से मतलब प्रॉपर मिक्स हो जाए, बस ये हमारा जनरल स्टेप है हमारे क्रीम बनाने का। ठीक है, अब इसको अपना पढ़ लेना आप लोग, मैंने आपको बस सिंपल सा ऐसा समझा दिया है। ठीक है, फिर अब इसमें कुछ मैंने मेथड्स बताए हैं कि किन किन मेथड्स का यूज करके हम लोग क्रीम बना सकते हैं। ठीक है, वो तो मैंने स्टेप्स बताए थे कि क्रीम कैसे बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर कई टाइप के मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे पहला है हमारा इंग्रेडिएंट्स इनकॉर्पोरेशन मेथड। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स को लिया और उसमें इनकॉर्पोरेट करके तब क्रीम बना ली। दूसरा हमारा होता है फ्यूजन मेथड। ठीक है, इसमें कंबाइन करते हैं ऑयल एंड वाटर फेज को। ठीक है, उसको प्री हीट करते हैं, जो मैंने बता रहा था ना अभी इसके पहले प्रिपरेशन आपके मैं फ्यूजन मेथड बता रहा था आपको। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑयल एंड वाटर फेज को जो होता है इसको कंबाइन कर लेते हैं और ऑयल फेज जनरली पहले सबसे पहले उसको हीट करके ऑयल फेज को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर एक्वस वाटर फेज में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग फ्यूजन मेथड बोलते हैं क्योंकि दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं, इसलिए उसको फ्यूजन मेथड नाम दिया गया। ठीक है, ये हमारा 2 मेथड हो गया। एक इंग्रेडिएंट कॉर्पोरेशन हो गया, इनकी सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल करके बना लेते हैं एक साथ मिक्स करके खूब अच्छे से। दूसरा हमारा फ्यूजन मेथड हो गया, इसमें ऑयल एंड वाटर फेज को एक में मिक्स कर करते पहले ऑयल फेज बनाते हैं, फिर वाटर फेज बनाते हैं, फिर दोनों फेज को मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से स्टेट करके पूरा होमोजेनाइज करके अच्छे से। होमोजेनाइज का मतलब होता है समान, बराबर भाग, बराबर अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए कोई भी चीज़, उसी को समान। होमोजेनाइज का मतलब होता है, होमो मीन्स समान होता है, जेनाइज मीन्स अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि कहीं पर कम ऑयल पोर्शन पहुंचा है कहीं पे ज़्यादा, मतलब जो भी है सब्सटेंस, जो भी उसके अंदर कोई भी ड्रग या इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है तो वो पूरा अच्छे से हर जगह मिक्स हो जाए। अगर हम लोग उसमें से 1 ग्राम कहीं से भी लें तो बराबर थेरेपेटिक इफेक्ट दे। ठीक है, तो मैंने आपको जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के 2 बताए, एक इंग्रेडिएंट इनकॉर्पोरेशन, दूसरा हमारा फ्यूजन मेथड हो गया, तीसरा हमारा कोल्ड मेथड हो गया। ठीक है, जिसमें रूम टेम्परेचर पे दोनों जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको, दोनों ऑयल इंग्रेडिएंट्स हो गए, ऑयल फेज वाले एक्वस फेज वाले, दोनों को मिक्स करके अच्छे से रूम टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं। ठीक है, मिला के, तो वो कोल्ड मेथड हो गया। फिर एक हो गया हमारा ट्राइचुरेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा पाउडर्स होता है, इंसॉल्युबल पाउडर है। ठीक है, एक हो गया कोल्ड मेथड, दूसरा हमारा ट्राइचुरेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड इंसॉल्युबल पाउडर्स को लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे पाउडर्स को लेते हैं, उसमें डाइल्यूशन जो सॉल्वेंट होता है मिलाते जाते हैं उसको मोटार पेस्टल में। मोटार पेस्टल आपने सबने देखा होगा। ठीक है, एक कटोरे जैसा होता है, उसमें पेस्टल, उसको जो कटोरा होता है उसको मोटार बोलते हैं, और जो वो उसमें स्टिक होती है या उसको अब जो भी बोलते हैं, हिंदी में मेरे को नहीं पता है क्या बोलते हैं, उससे पेस्टल से मिक्स करते जाते हैं। ठीक है, उसमें पाउडर डालते जाते हैं और एक मिनट, पाउडर को डालते जाते हैं और सॉल्वेंट जिसमें वो डिजॉल्व करना होता है उसको डाल के घुमाते जाते हैं। ऐसे कर करके पूरा इंग्रेडिएंट्स पूरा पाउडर्स में डाल देते हैं और पूरा डाइल्यूमेंट अच्छे से डाल देते हैं। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन या ट्राइचुरेशन की हेल्प से उसको बनाते हैं। ठीक है, अब पूरा धीरे धीरे एकदम पूरा अच्छे से फिर वो क्रीमी टेक्सचर हो जाता है, मतलब मिक्स करते जाते हैं। मोटार पेस्टल में क्या करते हैं, थोड़ा पाउडर डाल दिया, फिर थोड़ा सॉल्वेंट डाल दिया और उसको घुमाया पेस्टल को। ठीक है, फिर थोड़ा सा डाला पाउडर, फिर थोड़ा सा सॉल्वेंट डाला, फिर उसको घुमाया। ऐसे करते 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 पूरा हम लोग ख़त्म कर देते हैं पाउडर को, और फिर उसके बाद खूब अच्छे से मिक्स करते हैं एकदम। जब हम उसमें ऐसे टच करके देखते हैं
बटर पेपर से थोड़ा सा निकाल लिया, स्पैचुला से थोड़ा सा बटर पेपर रख के देखते हैं, एकदम स्मूथ आ रहा है तो हमारा क्रीम बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, आप सब इसको पढ़ लेना, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ सिंपल सिंपल सा। फिर एक होता है हमारा लेविगेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज इनसॉल्वेबल पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स को पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लार्ज इनसॉल्वेबल पार्टिकल्स जो होते हैं उसको सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसको फाइन पार्टिकल्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें लिक्विड मिलाते जाते हैं। और यहाँ लेविगेशन इसलिए कि इसमें लेविगेटिंग एजेंट डालते हैं, जैसे ग्लिसरीन उल्सरीन मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद पेस्ट बनाते जाते हैं, वही पाउडर डालते जाते हैं, उसमें ग्लिसरीन ऐड, लेविगेटिंग एजेंट ऐड करते हैं और सारे जो भी और भी सब्सटेंस होते हैं मिला करके उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बस इसी को हम लोग लेविगेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम लोग लेविगेटिंग एजेंट जैसे ग्लिसरीन का यूज कर रहे हैं, इसी के लिए लेविगेशन मेथड बोलते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है लार्ज इनसॉल्वेबल पार्टिकल्स होता है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लेविगेट कर लेते हैं, मतलब उसे स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें लेविगेटिंग एजेंट जैसे ग्लिसरीन मिला देते हैं ताकि अच्छे से एक क्रीम का बेस तैयार हो जाता है। ठीक है, और उसको मिक्स कर लेते हैं, बस हमारा क्रीम बन जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो भी तीनों क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के समझाने की इजी वे में कोशिश की है। ठीक है, तो आप आई होप, मुझे लग नहीं रहा कि इतना टफ है। ठीक है, क्वेश्चंस इजी थे, और सबसे इजी तो वो था नोट एज अ फार्मेसी ऑन अ कैरियर। ठीक है, वो तो सबसे इजी था, वो तो कोई भी लिख सकता है। तो ठीक है, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। हाँ, एक बात और, इसके पहले जो सेक्शन 1 था, अगर आपने किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा सेक्शन सी का आएगा। मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी सारे कवर कर दिए। ठीक है, चलिए, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।